हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। प्रथम प्रश्न पत्र, शिफ्ट सेकेंड, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। यह विभिन्न डेट में अब सितंबर 2020 में एग्जाम हुए परीक्षा का सेट है, जो विभिन्न डेट में विभिन्न शिफ्ट में हुए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। निम्नलिखित तालिका में रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले एक विश्वविद्यालय के 3 भिन्न विभागों ABC के विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है। दिए गए तालिका के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभाग ABC है लड़कियों का प्रतिशत, रक्तदान करने वाले लड़कियों का प्रतिशत, रक्तदान करने वाले लड़कों की संख्या। यह प्रतिशत नहीं है, लड़कों की प्रतिशत नहीं है, लड़कों का संख्या है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए। यह कुल रक्तदाताओं में से है। क्वेश्चन 1, यदि विभाग ए की सभी लड़कियों ने रक्तदान किया है तो रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग ए के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 32, 48, 60, 56। तो यहाँ पर पहले रक्तदान करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए x है। इसके बाद रक्तदान करने वाली लड़कियों का परसेंट, रक्तदान में भाग लेने वाली लड़कियों का परसेंट 40% है। यहाँ से 40 100 में से माइनस कर देंगे, 60% आ जाएगा। आगे इसको आप कॉपी पेन से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा राइट आंसर आएगा 48। राइट आंसर आएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग सी के विद्यार्थियों की संख्या है। रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग सी के जो कुल विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है? देखिए, सत्तर % लड़कियां रक्तदान करती हैं तो लड़कों का परसेंट 100 में से 70 निकालेंगे, यानी 30% है। क्योंकि यहाँ पर यह जो है यह लड़कियों का परसेंट दिया गया है, लेकिन यह लड़कों की संख्या दी गई है, परसेंट नहीं दिया गया है। तो x × 30/100 करेंगे तो यहाँ पर 39 आता है, मतलब यह 30% है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी 130 आने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग ए की लड़कियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर भाग लेने वाले विभाग ए के लड़कियों का परसेंट दिया गया है, इसकी संख्या ज्ञात करनी है। यह 40% है तो यह कितना है? 60% है। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इसको निकालने पर यह आएगा 32। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि विभाग बी के 45 लड़कों ने रक्तदान नहीं किया तो विभाग बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 120, 150, 80, 200। देखिए, विभाग बी में 45 लड़कों ने रक्तदान नहीं किया। यह है विभाग बी, इसमें 45 लड़कों ने रक्तदान नहीं किया। माना विद्यार्थियों की कुल संख्या जिन्होंने रक्तदान किया 50% है,
तो लड़कों का प्रतिशत जिन्होंने रक्तदान किया 100 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50%। 50% आ जाएगा, 50% इक्वल टू 75। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 200। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग कॉपी पेन से सॉल्व कर लीजिएगा। विभाग ए के रक्तदान दाताओं की संख्या की तुलना में विभाग बी के रक्तदान दाताओं की संख्या का क्या अनुपात है। ए की तुलना में बी का अनुपात पूछा है। विभाग ए रक्तदाताओं की संख्या मान लीजिए n है, तो लड़कों का प्रतिशत जिन्होंने रक्तदान किया है वह 60% है, अतः n का परसेंट कितना आएगा 48। इसी तरह लड़कियों का निकाल लीजिए और इसका राइट आंसर आएगा 8:15। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा। शिक्षण के दौरान चुनौतीपूर्ण कार्य देना, उत्तरदायित्व और मान्यता साझा करने की गुंजाइश प्रदान करना, निकट के पर्यवेक्षण के साथ प्रतिपालन और मार्गदर्शन, लघु पदीय प्रस्तुतियां जिनमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबलन की बारंबारिता हो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए लघु पदीय प्रस्तुतियां जिनमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबलन की बारंबारिता हो तो शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा। शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तिगत और आवृत्ति से संबंधित है। प्रबंधन करना, अनुश्रवण करना, नियंत्रण की संस्कृति, नियोजन, आत्म प्रभावोत्पादकता। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 4, केवल 3 और 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केवल 3 नियंत्रण की संस्कृति और 5 आत्म प्रभावोत्पादकता। व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित शिक्षण क्षमताएं निम्न है। नियंत्रण की संस्कृति, आत्म प्रभावोत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची के साथ मिलान 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में मूल्यांकन और परीक्षण व्याख्या विधियां दी गई हैं और सूची 2 में उसका वर्णन दिया गया है। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण, निकट संदर्भित परीक्षण। इसको आपको मिलान करना है। परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की प्रवृत्ति के स्तर के बारे में बताते हैं। आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना है। कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप निर्णयपरक होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए व्याख्या में, निर्माणात्मक मूल्यांकन आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान
करना है। इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप निर्णय परक होता है। मानक संदर्भित परीक्षण परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। निकष संदर्भित परीक्षण परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थियों को प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता होती है। कथन दो, नवीनतम शोधों से यह प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु दो सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों कथन सत्य हैं। आईसीटी आधारित शिक्षण प्रणाली तकनीक की सहायता से अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की सहायता करती है। आईसीटी के सहयोग से सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि, प्रतिभागी प्रेक्षणापरक विधि, कार्योत्तर विधि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कार्योत्तर विधि। विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। इस परियोजना के लिए कार्योत्तर विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, परंतु आयोग द्वारा इसका उत्तर सी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय की इष्टतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है। स्मृति स्तर शिक्षण, अवबोध स्तर शिक्षण, विमर्शी स्तर शिक्षण और स्वायत्त विकास स्तरीय शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विमर्शी स्तर शिक्षण। विमर्शी स्तर में बोध संज्ञानात्मक अंतर विनिमय की इष्टतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, किसी शोध उपकरण में विश्वसनीयता एक आवश्यक अपेक्षा है लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन दो, शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संप्रत्यों का मापन करता है जिनके मापनार्थ अभिकल्पित होता है तो परीक्षण की वैधता को खतरा होता है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। उपर्युक्त कथनों में सही विकल्पों का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन दो सही नहीं है। शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संप्रत्यों का मापन करता है जिनके मापन के लिए अभिकल्पित होता है
तो परीक्षण की वैधता को खतरा नहीं होता है, बल्कि इससे परीक्षण की वैधता की पुष्टि होती है। निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित चर पद्धतियाँ, इंद्रियानुभाविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं, स्वसंशोधनार्थ बिल्कुल नहीं या स्वल्प गुंजाइश। निष्कर्षों का भाषाई औचित्य, प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 1 2 3, केवल 1 2 5, केवल 2 3 4, केवल 3 4 5, केवल 2 4 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल 1 2 और 5। वैज्ञानिक शोध विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें चर और प्रविधियां सुपरिभाषित होते हैं। इसमें इंद्रियानुभविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं होती हैं, अर्थात जिनके परिणामों को दोहराया जा सकता है। ये प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने में सक्षम होती हैं। शोध आचार संहिता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में न्यूनतम रूप से आहत या प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए समस्या निरूपण और चरों की पहचान में, प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन, शोध के परिणाम और उनके निहितार्थ को प्रस्तुत करना। और नेक्स्ट है अपनी स्थापना के समर्थन में किसी सिद्धांत को उद्धृत करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, समस्या निरूपण और चरों की पहचान में। शोध आचार संहिता या नैतिकता की दृष्टि से समस्या निरूपण और चरों के चयन में शोध में न्यूनतम रूप से आहत प्रभावित होते हैं, जबकि प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन शोध के परिणाम और उन पर आधारित निहितार्थ प्रस्तुत करने तथा अपनी शोध थिसियम के समर्थन में किसी सिद्धांत को उद्धृत करने के चरणों में शोध नैतिकता के उल्लंघन का खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियां शोध में असंभाव्यता आधारित हैं? ऑप्शन देखिए, गुच्छ समूह प्रतिचयन विधि, विमात्मक प्रतिचयन विधि, यादृच्छिक प्रतिचयन विधि, निर्णयपरक प्रतिचयन विधि, स्नोबॉल प्रतिचयन विधि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 2 3 और 4, केवल 1 2 और 3, केवल 2 4 और 5, केवल 3 4 और 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केवल 2 4 और 5। विमात्मक, निर्णयपरक और स्नोबॉल प्रतिचयन विधियां असंभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियां हैं। इन प्रतिचयन विधियों में समग्र के सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चयनित होने की संभावना एक समान नहीं होती है। इनमें प्रतिदर्श शोधकर्ता के निर्णय तथा शोध के उद्देश्य के आधार पर एकत्र किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है? प्रक्रिया, शक्ति, संवाहिका, कूट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कूट। संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए उद्दीपक कूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के संप्रेषण क्रियाकलाप किस अनुक्षेत्र में आते हैं? प्रत्यक्षीकरण, समूहवाद, अंतर्वैयक्तिक कौशल,
प्रतिगमनात्मक व्यवहार, अंतर्वैयक्तिक संबंध। सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 2 3, केवल 1 2 4, 1 3 5, केवल 1 3 4, केवल 1 4 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल 1 3 और 5। अधिगमकर्ता के संप्रेषण क्रियाकलाप प्रत्यक्षीकरण, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक संबंध अनुच्छेत्रों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक को अभिकथन ए और कथन दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए देखिए, नौ मीडिया अधिगम परिवेश के विस्तार के लिए अवसरों का संवर्धन करता है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। तर्क आर, अधिगमकर्ता स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया की अभिकल्पना कर सकता है। ऑप्शन देखिए, उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नौ मीडिया से आशय ऐसे मीडिया अखबार, पत्रिका, ब्लॉग, पॉडकास्ट आदि से है जो डिजिटल रूप से प्राप्त होते हैं। नौ मीडिया के उदय से अधिगम परिवेश के विस्तार के लिए अवसरों का संवर्धन हुआ है जो पहले कभी नहीं सुना गया, क्योंकि अधिगमकर्ता स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया का अभिकल्पना कर सकता है। उदाहरण के लिए अनअकैडमी, बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन समाचार पत्र व पत्रिकाएं एवं उनके एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के रैखिक प्रतिमान में घटकों का अनुक्रम क्या है? संदेश, विसंकेतक, संकेतक, माध्यम, शोर। तो सबसे पहले आते हैं संकेतक। सबसे पहले आते हैं संकेतक, इसके बाद आते हैं संदेश, फिर आता है माध्यम, फिर आता है माध्यम, इसके बाद आते हैं शोर और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है विसंकेतक। 3 1 4 5 6, 3 3 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 3 1 4 5, अच्छा सॉरी यहाँ 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे पहले इस प्रतिमान के घटकों का अनुक्रम संकेतक से स्टार्ट होता है, फिर संदेश, फिर माध्यम, शोर और विसंकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 अक्षम श्रोता, सूची 2 अन्य को डराते हैं। बी आक्रामक श्रोता, आसानी से वक्ता के साथ सहमत होते हैं। सी देखिए, निश्चेष्ट, भावनाओं पर बल न देकर विचारों को सुनते हैं। और छद्म बौद्धिक श्रोता बाध्यकारी व्यावर्तक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अक्षम श्रोता बाध्यकारी व्यावर्तक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और आक्रामक श्रोता अन्य को डराते हैं। निश्चेष्ट आसानी से वक्ता के साथ सहमत होते हैं और छद्म बौद्धिक श्रोता भावनाओं पर बल न देकर
विचारों को सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्रति घंटा 96 किलोमीटर की गति से चलती है। वह एक सुरंग में प्रवेश करने के लिए 3 सेकंड लगाती है और उसको पूरी पार करने में 30 सेकंड और लगाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुरंग की लंबाई 100 मीटर है। सुरंग रेलगाड़ी की तुलना में अधिक लंबी है। रेलगाड़ी सुरंग से अधिक लंबी है। रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। सुरंग की लंबाई 800 मीटर है। सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2, 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए सॉल्यूशन। ट्रेन की चाल कितनी है? 80/3 मीटर पर सेकेंड। और सुरंग में प्रवेश करने में लगा समय 3 सेकेंड। सुरंग को पार करने में लगा समय 30 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई टोटल कितनी हो गई? 80 मीटर और सुरंग की लंबाई 800 मीटर। अतः सुरंग जो है ट्रेन से लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की उम्र में 10 साल का अंतर है। 15 साल पहले ज्येष्ठ व्यक्ति की उम्र कनिष्ठ से दोगुनी थी, तो वर्तमान में ज्येष्ठ व्यक्ति की उम्र क्या होगी? 25 ईयर, 35 ईयर, 45 ईयर, 40 ईयर। माना कनिष्ठ की उम्र x वर्ष है, तो ज्येष्ठ की उम्र x + 10 ईयर। यहाँ की जैसा 10 साल का अंतर दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 35 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं 84 और 96 के सूची 1 में दिए गए परिणाम से सुमेलित कीजिए। यह है सूची 1, यह है सूची 2। HCF, LCM गुणनफल योग। देखिए HCF कितना होगा? 672, 8064, 180 या फिर 12। तो सबसे पहले क्या आएगा यह आपको देखना है। ऑप्शन देखिए, तो यह जो योग है टोटल यह कितना होने वाला है? ऊपर से मिलाते हैं। HCF कितना आने वाला है? HCF आपको पता है सबसे छोटी संख्या होती है HCF 4। और इसके बाद LCM कितना होगा? LCM 672 है। इसके बाद गुणा करने पर कितना आएगा? तो गुणनफल आपका 8064 है और टोटल योग कितना है? 180। तो आप यहाँ पर देखिए 1 का 4 या A का 4, B का 1। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। HCF 12, LCM 672, गुणनफल 864 और योग 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, एक संख्या 25 द्वारा विभाज्य है यदि इस संख्या के अंतिम 2 अंक 00 या 25 से विभाज्य है। कथन 2, एक संख्या 16 द्वारा विभाज्य है यदि इस संख्या के अंतिम 4 अंकों द्वारा बनी संख्या 16 से विभाज्य है। सही विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है।
कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथन 1 सही और 2 दोनों सही हैं। 25 के विभाज्यता के नियम से यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 या 25 है तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी। जैसा कि हम जानते हैं 16 को 2 का पावर 4, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो हम लोग 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। यहाँ 4 संख्या के अंतिम अंकों को बताता है, अतः संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यह होता है भुजा स्क्वायर। अब आप देखिए ए का 2, यह 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ए का 2 यह सही है, ए का 2 यह सही है। बी का 4, यहाँ बी का 3 है, कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए व्याख्या देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। याद रखिएगा इन सूत्रों को आप। सभी पुष्प खिलौने हैं। कुछ खिलौने वृक्ष हैं, कुछ तितलियां वृक्ष हैं, तो कोई भी तितली पुष्प नहीं है। कुछ तितलियां खिलौने हैं, कुछ खिलौने पुष्प हैं, कुछ वृक्ष पुष्प हैं, कुछ वृक्ष तितलियां हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2 और 5, केवल 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवल 3 और 5। कुछ खिलौने पुष्प हैं, कुछ वृक्ष तितलियां हैं। आइए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यह है कोई भी तितली पुष्प नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प बना लेते हैं, यह तितली बना लेते हैं। यह है पुष्प, यह है तितली। फ्लावर, बटरफ्लाई। इसके बाद कह रहा है कुछ तितलियां खिलौने हैं, कुछ तितलियां खिलौने हैं। आगे देखिए कुछ खिलौने पुष्प हैं। तो कुछ खिलौने पुष्प हैं मतलब ऐसे क्रॉप बनेगा, कुछ खिलौने पुष्प हैं। तो यह ट्वाइज हो गया खिलौने। इसके बाद है कुछ वृक्ष पुष्प हैं। कुछ वृक्ष क्या है? पुष्प है, तो अब हम इससे नहीं मिला सकते, तो यहाँ से मिलाएंगे। कुछ वृक्ष पुष्प हैं, यहाँ पर ट्रीज हो गया। अब बचता क्या है? हमने छोड़ा था कुछ तितलियां खिलौने हैं, तो खिलौना आपका यह है, तो यह इसमें कंबाइन करता है, तो यह इसमें, तो यह ऐसे करेगा। यह क्या है? कुछ तितलियां खिलौने हैं। तो इस प्रकार यह ग्राफ बन जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जहाँ कहीं धुआं है वहाँ अग्नि है। श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है,
श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि होनी चाहिए। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान, हेत्वाभास, व्याप्ति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, व्याप्ति। व्याप्ति तब होता है जब सार्वभौमिक संबंध स्थापित होता है। यह दो तथ्य के बीच अनिवार्य सहसंबंध दिखाता है। उपर्युक्त उदाहरण में आग और धुआं का संबंध व्याप्ति दर्शाता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी धुआं है वहाँ आग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पूर्वजों द्वारा पक्षपोषित पर्यावरणीय मूल्यों का प्रमाण देने के लिए एक अध्येता वेदी से उदाहरण उद्धृत करता है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उसके द्वारा प्रयुक्त ज्ञान के साधन को क्या कहा जाएगा? अनुमान, अर्थापत्ति, शब्द, उपमान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शब्द। भारतीय दर्शन में शब्द मौखिक प्रमाण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। जब कोई अध्येता प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु वेदों से उदाहरण उद्धृत करता है तब उसके द्वारा प्रयुक्त ज्ञान के साधन को शब्द कहा जाएगा। श्रृंखला BDHJNP में P के बाद क्या आएगा? तो देखिए, यह 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर यहाँ 2 का अंतर है, मतलब 2 4 तो यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, टी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाइट को ग्लाइड के रूप में लिखा जाता है और फाइट को गिफ्ट के रूप में लिखा जाता है तो साइट को किस रूप में लिखा जाएगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्णों का क्रम आगे पीछे किया गया है। एल का एल आगे पीछे कर दिया गया है, जी को आगे, आई वही है। यहाँ एच को पीछे, टी को आगे किया गया है। मतलब जो आई है, आई अपने स्थान पर ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि साइट का क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गिस्ट। GUE का क्या मतलब है? ग्राफिकल यूसेज इंटरेक्शन, गेमिंग यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है। कथन 2, एल्गोरिदम किसी विधि किसी समस्या के समाधान की चरणदर पद्धति है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, अतः कथन 1 असत्य है। एल्गोरिदम विधि किसी समस्या के समाधान की चरणबद्ध पद्धति है, कथन डी सत्य है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। कथन 2, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आगत निर्गत उपकरण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, अतः कथन 1 सत्य है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है तथा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, अतः कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इमेज, वीडियो, ऑडियो, वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ है डॉक, MP3, JPEG और MPEG।
तो देखिए मिलान कीजिए इसको। इमेज किस में होता है? इमेज किस में होता है? जो इमेज होता है वो जेपीईजी में होता है। और इसके बाद वीडियो किस में होता है? यह एमपीईजी में होता है। ऑडियो MP3 में होता है और वर्ड डॉक में होता है। देखिए ए का 3, बी का 4। अब यहाँ देखिए ए में 3 किस में है? ए दोनों कैंसिल, यह दोनों कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इमेज जेपीईजी, वीडियो MPEG, ऑडियो MP3, वर्ड प्रोसेसिंग DOC डॉक। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सर्च इंजन, जॉब ओपनिंग, ईमेल, ई कॉमर्स। www.gmail.com, www.amazon.com, यह है google.com और यह है naukri.com। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि पहले ईमेल, तो ईमेल से संबंधित है। ईमेल का क्या होता है? gmail.com। और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन है आपका गूगल। और जॉब ओपनिंग क्या है? naukri.com। और ई कॉमर्स क्या है? अमेजॉन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ देख लीजिए, सर्च इंजन गूगल है, जॉब ओपनिंग naukri.com, ईमेल gmail.com, ई कॉमर्स amazon.com। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2014 में जीवाश्म ईंधन के जलने, सीमेंट के निर्माण और गैस के प्रज्वलित होने के कारण वैश्विक CO2 के उत्सर्जन में योगदान करने वाले देशों के घटते क्रम की पहचान कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, EU28, चाइना, रसिया। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 3, 1, 2, 4। सबसे पहले आता है चाइना, इसके बाद है USA, इसके बाद है EU28 और सबसे लास्ट में है रसिया। वर्ष 2014 में जीवाश्म ईंधन के जलते सीमेंट के निर्माण और गैस के प्रज्वलित होने के कारण वैश्विक CO2 के उत्सर्जन में योगदान करने वाले देशों का सही घटता हुआ क्रम है। देख लीजिए, यह वर्तमान आंकड़े से परिवर्तित हो चुका है। आप यह देख लीजिए, यह क्वेश्चन पेपर 2020 का है, लेकिन पूछा गया है इसमें 2014 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सोलर सेल्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन Si, टिन ऑक्साइड SNO, कैडमियम सल्फाइड CDS, गैलियम आर्सेनाइड GaAs। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केवल 1, 2, 3, 4। सिलिकॉन, टिन ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी सोलर सेल्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? लैंगिक निष्पक्षता, जलवायु संबंधी पहल, ओजोन परत का संरक्षण, अंतर्वर्ती जलीय जीवन। तो यह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत का संरक्षण सतत विकास लक्ष्य नहीं है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था, जिसमें ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार कारकों के उत्पादन को क्रमशः समाप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, जल में रोगाणु सूची 1 है और सूची 2 जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं। यहाँ देखिए विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, हेमिल्थस या परजीवी कीट, हैजा, शिस्टोसोमियंस, हेपेटाइटिस और पेचिस। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। विषाणु से हेपेटाइटिस रोग होता है और जीवाणु से हैजा रोग होता है, प्रोटोजोआ से पेचिस रोग होता है और हेलमिन्थ से परजीवी कीट से शिस्टोसोमियंस रोग होता है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन देखिए 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विषाणु से हेपेटाइटिस, जीवाणु से हैजा, प्रोटोजोआ से पेचिस और हेमिल्थस परजीवी कीट से शिस्टोसोमियंस रोग होता है। निम्नलिखित में से किसका कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या मेथेन और पार्टिकुलेट मैटर। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 1, 3, 5, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवल 1, 3 और 5। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होता है। ये प्रदूषक श्वसन तथा हृदय एवं रक्त वाहिनियों संबंधी रोगों का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, फिक्की 2012 ने भारत में उच्च शिक्षा के सक्षम समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौतियां विस्तार, न्याय, इक्विटी और उत्कृष्टता बतलाई है। कथन देखिए। कथन 1 में, कथन 2 यहाँ पर है। कथन 1 में इंगित यद्यपि सभी 3 मुद्दे अंतर संबंधित हैं, लेकिन न्याय, इक्विटी एक बड़ी सीमा तक विस्तार और अधिगम्यता पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिक्की 2012 ने भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष 3 बड़ी चुनौतियां विस्तार, न्याय और इक्विटी उत्कृष्टता बतलाई है। यह कथन सत्य है। कथन 1 में इंगित यद्यपि सभी 3 मुद्दे अंतर संबंधित हैं, लेकिन न्याय, इक्विटी एक बड़ी सीमा तक विस्तार और अधिगम्यता पर निर्भर करता है, यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट कथन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा के विभाग के भीतर विनियामक निकाय है? न्यूपा, यूजीसी, AICTE, DEC, ICSSR। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 4 और 5, केवल 1, 4 और 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केवल 2, 3 और 4। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के विनियामक निकाय निम्न है: यूजीसी, AICTE और DEC। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो भारतीय मूल्यों का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर बल, समष्टिवाद पर बल, सामाजिक उन्नति पर बल, सामाजिक स्थायित्व पर बल और विविधता में एकता पर बल। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 3, 4 और 5, केवल 2, 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केवल 2, 4 और 5। भारतीय मूल्यों का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करने वाली विशेषताएं निम्न हैं। समष्टिवाद पर बल, सामाजिक स्थायित्व पर बल और विविधता में एकता पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने का वैधानिक उत्तरदायित्व यूजीसी का है। कथन 2, एनसीटीई भारत में शिक्षक शिक्षा का एक निकाय होने के नाते यूजीसी के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। सही विकल्पों का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों, शिक्षा और शोध की गुणवत्ता और उच्च शिक्षण संस्थानों में समन्वय रखने हेतु यूजीसी उत्तरदायित्व है, अतः कथन 1 सत्य है। एनसीटीई एक स्वायत्त संस्था है, यह यूजीसी के अंतर्गत नहीं आती, अतः कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है? कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, शिक्षा सचिव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 से 50 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विगत शताब्दी के अंत में अधिगमकर्ता के रूप में बालक के संबंध में एक प्रबल अवधारणा यह रही है कि वह संज्ञानात्मक दृष्टि से कोरा जीव है, जो उद्दीपन पर लगभग निरुद्देश्यता से प्रतिक्रिया देता है तथा वह सुख और दुख की मध्यस्थता द्वारा विशेष उद्दीपकों की प्रस्तुति के फलस्वरूप विनिर्दिष्ट अनुक्रियाओं से विशेषतया सीख लेता है। यह माना जाता था कि वह सीखने या सोचने के लिए स्वयं पहल नहीं करता, जब तक कि उसे प्रणोदकों यथा क्षुधा एवं पिपासा या बाह्य रूप में अनुप्रयुक्त प्रेरकों यथा पुरस्कार एवं दंड द्वारा बाध्य न कर दिया जाए। प्रयोगशालाओं में प्रयोगकर्ता पहेली पेटिकाओं के माध्यम से जीवों को भोजन देकर या वंचित कर सही अनुक्रियाओं को संयोजित करते थे तथा शिक्षक भी इसी प्रकार के बच्चों में समस्या कार्ड के माध्यम से सहमति देकर या उसे रोककर सही अनुक्रियाओं को सिखाते थे। अधिगमकर्ता की इसी प्रकार की अवधारणा का उल्लेख करते हुए जो शताब्दी के अंत में प्रचलित थी, में अधिगम के संबंधवादी प्रतिपादन का जो ऐतिहासिक महत्व वाला है उसका उपहास नहीं करना चाहता। मूल बात यह है कि अधिगमकर्ता एक वैचारिक रूप में रिक्त जीव की श्रेणी में था, जिसे शिक्षक द्वारा प्रयुक्त पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से नियंत्रणाधीन माना जाता था। दोनों ही यथा उद्दीपक जिसे अधिगम किया जाना अभिप्रेत था तथा अनुक्रिया जिसे वास्तविक रूप में अधिगम किया जाना था को शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाना
अंगीकृत था। यह केवल संयोग ही नहीं था कि केवल अनुदेशन की सामग्रियां एवं विधियां तथा कक्षागत परिवेश शिक्षण केंद्रित थे। शिक्षक को कक्षा में अग्रणी दर्जा प्राप्त था। कभी उसे मंच या विशेष स्थान देकर तथा विद्यार्थियों को सीधी पंक्ति में अपनी कुर्सियों पर अवस्थित रखकर, जिससे वे अधिगम के अनुभव के स्रोत के रूप में शिक्षक से विमुख न हों। अधिगमकर्ता की इस समसामयिक दृष्टि पर निक्षेप करते हुए आदर्श अधिगम परिवेश की व्यवहारिक एवं समझयोग्य छवि और क्या बन सकती है। इसी कालावधि में जॉन डीवी द्वारा एक पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने शिकायत की कि वे अपने नवीन विश्वविद्यालय के अधिगमकर्ता बालक की परिवर्तन भूमिका के परिप्रेक्ष्य में सज्जित कर रहे थे, तो उन्हें कक्षागृह के लिए एक अन्य प्रकार के फर्नीचर अनुपलब्ध थे। प्रारंभ में बालक को किस रूप में माना गया था? क्वेश्चन का आंसर देखिए। सुख और दुख दोनों के अवबोध में पर्याप्त प्रज्ञावान, संज्ञान की शक्ति न होना, विशेष उद्दीपन के प्रति ग्रहणशील नहीं, यादृच्छिक तरीके से अभिप्रेरणात्मक प्रभाव रखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संज्ञान की शक्ति न होना। प्रारंभ में बालक के बारे में यह माना गया कि उसमें संज्ञान की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में प्रयोग किससे संबंधित थे? पुरस्कार और दंड द्वारा बालकों को अभिप्रेरणा देना, क्षुधा और पिपासा को उनके प्रभाव में नगण्य मानना, पशुओं और बालकों दोनों में समान प्रकार की प्रेरणा होना, शिक्षकों द्वारा बालकों को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रयोगशाला में प्रयोग पुरस्कार और दंड द्वारा बालक को अभिप्रेरणा देने से संबंधित है। संबंधवादी सूत्र ने किसको महत्व दिया था? नकारात्मक उद्दीपन को रोकना, शिक्षण केंद्रित अभिप्रेरणा, विशेष अनुक्रियाओं को खोजना और प्रयोगशालाओं में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शिक्षण केंद्रित अभिप्रेरणा। प्रारंभिक काल में विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की जाती थी? आदर्श परिवेश का निर्माण करना, कक्षा में अग्रणी रहना, कक्षा में शिक्षण के प्रति एकाग्र रहना, शिक्षक को उच्चतर स्थान देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रारंभिक काल में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखी जाती थी कि वह कक्षा में शिक्षण के प्रति एकाग्र रहे। जॉन डीवी ने बालक के अधिगम के बारे में क्या कहा था? शिक्षक ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु प्रेरक प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रचलित शिक्षा का परिवेश आदर्श रूप का था। एक अधिगमकर्ता के रूप में बालक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जॉन डीवी ने बालक के अधिगम के बारे में यह कहा था कि एक अधिगमकर्ता के रूप में बालक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आज का यह सेशन समाप्त होता है। हमने 50 क्वेश्चन जो 2020 में के प्रश्न पत्र में पूछा गया था उसको पूरा सॉल्व कर लिया है। आगे हम आपको प्रैक्टिस सेट हल करवाएं या सॉल्व करवाएं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके कमेंट के आधार पर ही हम प्रैक्टिस सेट को लाएंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।